जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में यह कहा है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसे लिंक किया जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ, ताकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हें 119 करोड़ भारतीय रेसिडेंट का डेटा एक्सेस करने को मिल जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो जैसे कि 26/11 में हुई थी। देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जिसका नाम नेट ग्रिड है, इसकी परिकल्पना अभी आई है। इसके बारे में और इसके बारे में चर्चा इस पर बिठाई गई कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन 2009 में ही दे दी थी कि अगर हमारे पास नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाम की भी कोई व्यवस्था होती तो हो सकता है कि 26/11 का अटैक नहीं होता। मतलब यहां पर एक चीज और समझिए, भारत उसी वक्त जागता है जब उसके ऊपर आतंकवादी घटनाएं हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास किसी तरीके का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हुआ जिसमें हम आतंकवादी घटना को होने के पहले ही रोक पा रहे हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और भारत बहुत लंबे समय से इसी टाइप के प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब कभी भी हम प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बड़े बड़े एक्टिविस्ट सड़क पर उतर आते हैं प्ले कार्ड लेकर और चिल्लाने लगते हैं ये हमारे निजता के खिलाफ है। अरे आपकी काहे की निजता, आपका काहे का प्राइवेसी, जब देश के अंदर सुरक्षा ही नहीं रहेगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, नेट ग्रिड की रिकमेंडेशन 2009 में उस वक्त दी गई थी जब भारत में 26/11 हमला हुआ था। मतलब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, स्टेट की पुलिस के पास जानकारियां उपलब्ध थी कि किसी ना किसी तरीके से कुछ पजल्ड चीजें चल रही है, लेकिन वो अपने आप में फैली हुई होने के कारण उसे एक साथ इकट्ठा नहीं किया गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में भी काफी ज्यादा डिलेस थे। एक तरीके से उसे गैदर नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण 26/11 हमला हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 2009 में जो कमेटी बिठाई गई थी गृह मंत्री के द्वारा, उन्होंने बोला है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि अगर 2009 में नेट ग्रिड की परिकल्पना आई थी, इसका मतलब यह है कि उस वक्त की सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये उसकी विफलता है, विफलता ही है। और 2019 तक इसे ऑपरेशनलाइज होते होते समय लग गया। उपलब्धि यह है कि नेट ग्रिड के माध्यम से आज हम बात करेंगे गांडीव टूल किट की, गांडीव टूल इंटरफेस की। गांडीव की अगर बात की जाए तो देखिए, गांडीव का नाम आपने अर्जुन के धनुष के रूप में सुना है, जिसने एक प्रकार से बोलना चाहिए कि इस टूल किट का अभी के अगर सिनेरियो में देखा जाए तो जो धर्म की रक्षा के लिए हम टूल यूज कर रहे हैं उसका नाम है गांडीव इंटरफेस। वो बात अलग है कि इसे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के साथ अलाइन किया जा रहा है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि अब 119 करोड़ भारतीय नागरिकों की जानकारी को एक्सेस करने मिल जाएगा भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी, जिसमें रॉ आ जाता है, आईबी आ जाता है और स्टेट के एंटी टेरर स्क्वाड फोर्सेस आ जाती है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल यहां ध्यान से देखिएगा कि जो बड़ी उपलब्धि है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि नेट ग्रिड को अब एनपीआर के साथ लिंक किया जाएगा। अब देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि ये अभी लाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा एलिगेशन है, क्रिटिसिज्म है, वो ये रहता है कि इसे एनआरसी के साथ जोड़ा जाता है। ये बात सच है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है, दोनों ही जरूरी है। देश में एनपीआर 2010-11 में पहली बार लाया गया था। उस वक्त कांग्रेस यूपीए 2 थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यूपीए 2 के होने के बावजूद भी एनपीआर जो था वो सिर्फ ऑन पेपर हुआ करता था। यहां पर ऑन पेपर का मतलब यह है कि एनपीआर जरूरी इसलिए होता है क्योंकि देश के हर एक नागरिक का डेटा उसमें स्टोर होता है। और यहां पर देखिएगा, 2010 में जब इसे पहली बार लाया गया तो 15 में से अपडेट किया गया, और ये उस वक्त होता है जब सेंसस चलता रहता है। अब 2011 के बाद भारत में सेंसस हुआ ही नहीं है, 2021 में होना था, लेकिन 21 में तो आ गया कोविड, और कोविड में सेंसस पॉसिबल नहीं था। वो तो भारतीय सरकार ने जानकारी दी कि 2027 तक सेंसस कंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2027 तक एनपीआर भी अपडेट हो जाएगा। अब भले ही आप इसे एनआरसी की पहली सीढ़ी बोले, लेकिन अगर हमारे देश में कोई व्यवस्था है जो बताती है कि कौन देश का नागरिक है, किसकी फैमिली के बारे में जानकारी है, तो ये तो अच्छी बात हुई। कम से कम इससे ये तो पता चल रहा है कि कौन देश का नागरिक नहीं है मतलब अवैध रूप से है, और अगर वैध रूप से भी है तो उसने नागरिकता अभी तक क्यों नहीं ली है। तो यहां पर दोनों सिनेरियोस है, क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के नागरिकों का होना चाहिए, ना कि डेमोग्राफी षड्यंत्र पूर्वक चेंज करने आए हुए लोगों का। तो यहां पर सिंपल सी बात है, एनपीआर को इसीलिए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एनआरसी कहा जा रहा है, जो देश की अभी जरूरत है। अब बात करते हैं नेट ग्रिड की। तो नेट ग्रिड के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, फिर पूरे टाइमलाइन में आपको समझाता हूं।
नेट ग्रिड इज बेसिकली सिक्योर इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म। अब किस तरीके से सिक्योर इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को रियल टाइम एक्सेस मिलेगा, ना सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को बल्कि पुलिस को, इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। अगर रियल टाइम आपको डेटाबेस एक्सचेंज करने को मिलता है, एक्सेस करने को मिलता है, तभी हम बोल सकते हैं कि हम सही समय पर पहुंचकर किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को घटित होने से पहले रोक सकते हैं। यहां पर इसका पहली बार परिकल्पना 26/11 के मुंबई टेरर अटैक के बाद की गई थी, लेकिन इसे ऑपरेशनल होते होते समझिएगा 2019 हो गया। अगर इसके की टाइमलाइन की बात की जाए तो देखिए 26/11 सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी, जिसमें जानकारी होने के बावजूद भी हम कदम नहीं उठा पाए। और भारत में हमेशा से इस तरीके के आतंकवादी हमले हुए हैं। पहले भारत के अंदर इतने आतंकवादी हमले होते थे, जिसमें आप एक एग्जाम्पल के रूप में अगर सुनना चाहे तो ऐसे सुन सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर यह अनाउंसमेंट होता था कि कोई भी अनजान वस्तुओं को ना छूइए, और आजकल ये अनाउंसमेंट लगभग 15 साल से गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो आतंकवादी घटनाएं होती है वो देश की सरहद तक ही बस सीमित है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। अब उसमें भी अगर देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट जिनकी थी वो 0.5% की थी, वरना बिना किसी लोकल की सहायता के देश के अंदर कभी भी आतंकवादी घटना नहीं हो सकती। इसे बिल्कुल नोट कर लिया जाए। अदरवाइज उनके पास जो एक अमोनियम नाइट्रेट का भंडार पकड़ाया गया था, उससे जिस तरीके से हमले वो कर सकते थे उसमें पूरा देश दहल सकता था। तो जल्दबाजी में किया गया बम ब्लास्ट एटलीस्ट भारत के उस बुद्धिजीवी वर्गों को एक्सपोज कर चुका है, उस इकोसिस्टम को एक्सपोज कर चुका है जो भारतीय बनकर ढोंग कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब जरूरत आ चुकी है एक ऐसे एआई टूल की जो इन सब के ऊपर निगरानी करे, और वही नेट ग्रिड करता है। 2009 में इसे भले ही कंसेप्चुअलाइज किया गया था उस वक्त के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब जी के द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हैं ये वही पी चिदम्बरम साहब है जिन्होंने भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर मजाक भी उड़ाया था कि एक गरीब यूपीआई करेगा कैसे, ना उसके पास नेटवर्क है, ना उसके पास क्रेडिट कार्ड है, ना उसके पास डिजिटल नॉलेज है। और आज देखिए हर एक दिहाड़ी मजदूर के पास एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है, जिसमें अगर आप 20 रुपए डालते हो तो अमिताभ बच्चन जी चिल्लाते हैं कि 20 रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। तो देखिए ये उपलब्धता कहलाती है। और अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो रिपोर्ट कार्ड भी आप अपना ही दे रहे हो। तो 2009 में जो चीज कंसेप्चुअलाइज की गई थी, 2010 में इसे अटैच करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेजा भी गया था। इसका इनिशियल फेज 2011 में चालू भी हो गया था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जैसे कि आतंकवादी घटना को भूल चुके थे, चुनावी बिगुल बज चुका था, एक से एक स्कैम एक्सपोज हो रहे थे, यह व्यवस्था भी धीरे से गायब हो गई। और फिर यह ऑपरेशनलाइज होती है 2020 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और फुली फंक्शनल होती है इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये तैयार होती है 2022 में। और अभी की बात की जाए तो ये 24 तक फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं। और इसका अगर मैं सक्सेस बताऊं आपको तो समझिएगा, हर महीने लगभग 45,000 डेटा रिक्वेस्ट आती है वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। तभी तो बड़े बड़े नेक्सस एनआईए बर्स्ट करने में सक्सेसफुल हो रही है। और देखिए एआई टूल है, तो अगर आपकी कोई भी गतिविधियां सस्पिशियस होती है, अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया होती है, अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया होती है, तो फिर आप ट्रेस हो जाओगे ऑटोमेटिकली। ये उपलब्धि कहलाती है इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की। और अगर इसमें 119 करोड़ भारतीयों का भी डेटा एक्सेस करने को सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये अपने आप में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। तो आई होप कि आप स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा अपन पीछे चलते हैं। इसकी फाउंडेशन नेट ग्रिड की 26/11 के प्लॉट के बाद होती है, जब यहां पर डेविड कॉलमैन हेडली के पैटर्न्स को स्टडी करने में हमारा जो गृह मंत्रालय है वो असफल हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो डेविड कॉलमैन हेडली ही मेन था जिसके कारण 26/11 हमला हुआ था, जिसने भारत के अंदर आके रेकी करी थी। अगर आप उसके इटिनरीज की स्टडी करेंगे, अलग अलग जगह वो व्यक्ति गया था, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में रुका था, बैंक ट्रांजैक्शंस किए, तो जो अपने आप में सारे के सारे सस्पिशियस थे। तो अगर उन सारी चीज को स्टडी कर पाते तो आई थिंक नहीं, वी ऑल आर थिंक कि 26/11 नहीं हो पाता। सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ बड़ा करने के पहले ही यहां पर रोक पाती। और ये इंटेल था। देखिए एक कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था, प्रधान आरआरडी कमेटी रिपोर्ट, जिसका नाम है प्रधान आरआरडी कमेटी रिपोर्ट, जो एक हाई लेवल इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था उस वक्त जब ये हमला हो चुका था। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टेट के रिस्पॉन्स पर फोकस किया। इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करी थी नेट ग्रिड का एक फेडरल लेवल पर। मतलब उन्होंने अर्ज किया था कि जरूरत है नेट ग्रिड की एट फेडरल लेवल मींस यूनियन लेवल,
कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और उनकी की फाइंडिंग में आपको मैं बताता हूं, उन्होंने इंटेलिजेंस को सिलोइड बताया था, फैली हुई, जिसमें मल्टीपल एजेंसीज के पास पीसेस ऑफ द पजल थे, पजल्स थे। मतलब सस्पिशियस बोट मूवमेंट का भी उनके पास इंटेलिजेंस था, स्पेसिफिक होटल थ्रेट्स का भी उनके पास इंटेलिजेंस था, लेकिन कोई एक सिंगल ग्रिड नहीं होने के कारण, कोई एक सिंगल पिक्चर नहीं बनने के कारण रियल टाइम पर वो एक्शन नहीं ले पाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक ग्रिड की कमी थी जो इन सारे फैले हुए डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाई। और इसी फैले हुए डॉट को कनेक्ट करने के लिए नेट ग्रिड को रिकमेंड किया था आरआरडी कमेटी प्रधान साहब ने 2009 में। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट पी चिदम्बरम के पास जाती है, जो चिदम्बरम डॉक्ट्राइन के नाम से फेमस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटमेंट 2009, उन्होंने भी बोला कि 2009 में कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ नेट ग्रिड इज रिक्वायर्ड। यहां पर नेट ग्रिड की आवश्यकता आ चुकी है। हेडली का उन्होंने एग्जांपल दिया, और जो सबसे बड़ा एक हेडली के एग्जांपल के पास स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंट था कि यहां पर नेट ग्रिड का मकसद किसी आदमी को पकड़ना नहीं है, बल्कि पैटर्न की स्टडी करना है, ताकि एक बड़े हमले को होने से बचा लिया जाए, मतलब उसे प्रिवेंट कर लिया जाए। तभी तो इसे प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के रूप में आज भी जाना जा रहा है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट एन ऑटोमेटेड सिस्टम वुड हैव फ्लैग्ड हेडलीज अनयूजुअल इटिनरी across 21 different databases, जिसमें बैंक्स, इमिग्रेशन, होटल सब इंस्टेंटली एक्सेस हो पाता ऑन रियल टाइम। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपको हेडली की स्टडी करनी है, उसकी अनयूजुअल इटिनरी की स्टडी करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, जहां जहां वो शख्स गया होगा, जहां जहां वो आतंकवादी गया होगा, आपने अलग अलग जगह पुलिस को भेजा होगा, है ना। पुलिस ने वहां जाके इंक्वायरी करी होगी, ये नॉर्मल सी प्रोसीजर होती है जिसमें एटीएस का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर इसकी स्टडी, वैसे तो देखा जाए इस वक्त डिजिटली इतना स्ट्रांग नहीं थे, ये बात भी सच है, ना इतनी मंशा थी सरकार की कि वो उस समय भारत को डिजिटली स्ट्रांग कर दे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर ये इस तरीके का कुछ ग्रिड सिस्टम होता तो आराम से स्टडी हो जाती। अब यहां पर देखिए एनआईए एक्ट और एनसीटीसी का प्रपोजल डॉक्यूमेंट क्या है। नेट ग्रिड वाज पार्ट ऑफ अ ट्रायड ऑफ पोस्ट 2611 रिफॉर्म्स, 2611 रिफॉर्म्स है, जिसमें देखिएगा 26/11 के हमले के बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब उसके पहले हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं थी, उल्टा भी आप समझ सकते हैं, जिसका काम था इन्वेस्टिगेट करना। फिर एनसीटीसी का फॉर्मेशन होता है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का फॉर्मेशन होता है, जिसका काम था एक्ट करना। और थर्ड है नेट ग्रिड, जिसका काम था डेटा को प्रोवाइड कराना रियल टाइम बेसिस पे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके टेरर अटैक। तो मतलब कुल मिला के ये जो नेट ग्रिड है, ये ट्रायड का रूप था, जिसमें ट्रायड में आपके तीनों स्ट्रक्चर्स थे। कहने का मतलब ये है कि यहां पर तीनों चीज थी, आपका एनआईए का एस्टेब्लिशमेंट था, एनसीटीसी का एस्टेब्लिशमेंट था, और इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेट ग्रिड का एस्टेब्लिशमेंट था। मतलब कुल मिला के ये तीनों ही चीज, ये तीनों ही ट्रायड 2009 में एस्टेब्लिश हो गए थे, इनको रिकमेंड कर दिया गया था। लेकिन सरकार की देखिए विफलता, सरकार इस पर काम करना ही नहीं चाह पा रही थी, और कारण यही है कि इसे ऑपरेशनलाइज होते होते इतना समय लग गया। अब आप बात को समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी है नेट ग्रिड को एनपीआर से लिंक करने में। अब इसमें हो गया क्या, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हर तरीके का एक्सेस मिल जाएगा हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनके डेटा को एक्सेस करने का। अब इसमें दो तरीके के भारतीय नागरिक आ जाते हैं, एक जिनके ऊपर सिक्योरिटी एजेंसी से शक करती है सस्पेक्ट के आधार पर, और दूसरा जो सिक्योरिटी एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, थ्रेट टू नेशन है। अब इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है, अगर देखा जाए तो देखिए सिक्योरिटी एजेंसी अगर डेटा एक्सेस कर पा रही है तो मतलब उनके आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होगा, फैमिली लिंकेज को चेक करेगी, बैकग्राउंड चेक करेगी, फेशियल रिकॉग्निशन भी हो जाएगा। इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में फेशियल रिकॉग्निशन भी है। मतलब ये कंप्लीटली डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंस ऑपरेशन समय पर करने वाली है। अब अगर आप समझेंगे कि यहां पर जो टूल्स है नेट ग्रिड का, जो गांडिव टूल है वो क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गांडिव टूल की अगर बात की, जैसे अर्जुन का धनुष जो था गांडिव, उसने धर्म की रक्षा करी है, वैसे ही इस टूल का भी सिमिलर टाइप ऑफ आपको यहां पर एक पूरी प्रोसेस देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर अपग्रेडेड नेट ग्रिड एनालिटिक टूल जिसका नाम है गांडिव, वो क्या करेगा, तो फेशियल रिकॉग्निशन, एंटिटी रिजोल्यूशन एंड मल्टी सोर्स डेटा कोरिलेशन करेगा। इसका मतलब यह है कि यह भी पैटर्न की स्टडी करने में सक्षम है, कैपेबल है। ना सिर्फ पैटर्न को स्टडी करने में कैपेबल है, बल्कि फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से ये बता देगा कि कौन सा सिटीजन सस्पेक्ट है,
और सबसे अच्छी बात यही है कि जब हमें पहले ही पता चल जाएगा ऑन रियल टाइम, तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के अटैक को होने के पहले ही फिर रोक पाओगे। तो अपने आप में ये भारत के लिए गेम चेंजिंग टूल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है प्रिवेसी सेफगार्ड्स को लेकर, और ये मुद्दा बाद में उठाया भी जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए अगर सरकार कोई कदम उठा रही है जो अपने आप में देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर उसमें किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आपको थोड़ा सा देखने मिलेगा। फिलहाल को अगर यहां पर आप देखोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आप इसमें जोड़ सकते हो वो है प्रिवेसी के हनन को लेकर, निजता के हनन को लेकर। मतलब आपका इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली आर्टिकल 21 यहां पर आपका वायलेट होता हुआ नजर आएगा, जो बात करता है राइट टू प्रिवेसी की, जिसका हिस्टोरिक जजमेंट हुआ था पुट्टा स्वामी केस जो था हमारा 2017 में, उसमें एक वर्डिक्ट दिया गया था कि राइट टू प्रिवेसी इज फंडामेंटल राइट, और इसे एंश्राइन किया गया आर्टिकल 21 में। लेकिन यहां पर याद रखिएगा जो एक एक्सेस करने की यहां पर जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी एक्सेस कर पाए। इसलिए ये जो भ्रंश फैलाया जाएगा भविष्य में, याद रखिएगा कि आपका इससे डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, फलाना ढिमकाना। आप देखिएगा इसमें एक्टिविस्ट भी सड़कों पर उतर आएंगे, प्ले कार्ड भी उतर आएंगे कि हमारी निजता का हनन होगा। अरे काहे की निजता? में फिर से बोल रहा हूं, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपको लगता है कि आपके बारे में कोई सोचेगा? देश सर्वोपरि है, निजता सर्वोपरि नहीं है। लेकिन हां, निजता अगर ब्रीच हो रही है ऑन ग्लोबल लेवल तो फिर सरकार के लिए चिंता की बात है। जिस तरीके से हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली डेटा ब्रीच से रिलेटेड कंसर्न रहेगा, लेकिन देश की सुरक्षा पहले है। इसलिए यहां पर 3 कैटेगरी रखी गई है एक्सेस करने की। एक है नॉन सेंसिटिव, एक है सेंसिटिव, एक है हाईली सेंसिटिव, जिसमें सारे टेररिस्ट फॉल आ सकते हैं। ईच डेटा क्वेरी को, अगर किसी भी प्रकार की डेटा क्वेरी होती है तो सबसे पहले लॉग इन किया जाएगा, जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा, और अगर आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना भी चाह रहे हैं, हो भी गई है, तो फिर उसे सीनियर ऑफिसर के पास भेजा जाएगा ओवरसाइट के लिए। मतलब अपने आप में इतना आसान भी नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए हर तरीके से इसका यूज करना। फिलहाल 45,000 क्वेरीज पर मंथ प्रोसेस की जा चुकी है, जिसमें एनआईए भी यूज कर चुका है, स्टेट एटीएस भी यूज कर चुकी है, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस ऑफिसर्स भी इसे यूज कर चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है ये। ऑलरेडी आपके ऊपर जांच चल रही है। अगर आपकी एक्टिविटी सस्पिशियस है तो अगर ये वीडियो आपके पास जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिंता में आ जाए कि मेरे ऊपर जांच हो रही है। अगर आप सस्पिशियस है तो आपके ऊपर जांच होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा देश के खिलाफ है तो आपके ऊपर जांच होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी पहल है जो सरकार ने उठाई है फिलहाल मेरे हिसाब से, कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब 119 करोड़ भारतीयों के बारे के और उनके डेटा के बारे में एक्सेस कर सकती है। और विशेषकर जो भारत की गरिमा को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी मंशा की अगर जानकारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल रही है तो मतलब मान के चलिए कि भारत इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत एक बड़ा आयरन डोम तैयार कर रहा है। क्योंकि हमारे लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, चिंता वाली बात बाहर के दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन है जो देश के अंदर भारतीय बनकर बहरूपिया के रूप में रह रहे हो, देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक का होता है। कमेंट करके दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर नेट ग्रिड को एनपीआर से लिंक करने के माध्यम से। जय हिंद अगेन।